तो वेलकम बैक गाइस, पार्ट 4 ऑन सास्के और नारुतो रिटर्न्स इन पास्ट में। पहले जिसने भी बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख लो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सास्के अपने भाई इताची से मिलता है। तो चलिए सीरीज को जारी रखते हैं। उस वक्त सास्के के कंधों पर जो बोझ था उसके सामने बाकी सब बातें मामूली लग रही थीं। 2 बूंद आंसू चुपचाप इटाची के गालों से फिसल पड़े। तुमने चाहे कितना भी अंधेरा भविष्य देखा हो, लेकिन तुम जिंदा लौट आए, बस यही सबसे बड़ी बात है। रोते हुए इटाची की पीठ को देखते हुए सास्के को अचानक ओबिटो की वो पुरानी बातें याद आ गईं। बीता हुआ कल वो कब का पीछे छोड़ चुका था, लेकिन बड़े भाई के आंसू देखकर उसका दिल फिर से भर आया। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं जरूर उस इंसानियत की हिफाजत करूंगा जिसमें इटाची जैसा कोई मौजूद हो। लेकिन अभी तो इटाची का शरीर बिल्कुल टूट चुका था। सास्के ने उसे विनती करके कहा कि वो उसके साथ ओरिचिमारू के पास चले, वो तुम्हारा इलाज जरूर कर देगा। इटाची ने बिना झिझक हामी भर दी। उसे पता था कि सास्के के साथ खड़े रहने के लिए एक मजबूत शरीर होना जरूरी है। इसके बाद सास्के ने अपनी उचिया फायर बैरियर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही दोनों जाने वाले थे अचानक एक काला भंवर उनके सामने घूमता हुआ प्रकट हुआ। दरअसल उसी वक्त जब सास्के ने बैरियर एक्टिवेट किया था, ब्लैक जेत्सु बेस पर जाकर ओबिटो को सूचित कर चुका था। ओबिटो को देखकर सास्के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट किया और इटाची को थोड़ा पीछे रहने का इशारा किया। इटाची भी तुरंत कुछ दूरी पर खड़ा होकर बैकअप के लिए तैयार हो गया। ओबिटो तो असल में चाहता था कि सबके मरने के बाद वो सामने आए और सास्के को जबरन अपने बेस ले जाए, लेकिन हालात उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलटे थे, क्योंकि सामने खड़ा सास्के अब वो पुराना बदले की आग में जलता लड़का नहीं रहा था। अचानक सास्के ने जानबूझकर उसके मास्क के पीछे छुपी पहचान यानी ओबिटो को सबके सामने उछाल दिया। ओबिटो एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी असली पहचान ऐसे उजागर हो जाएगी। उसने गुस्से में पूछा, तुझे कैसे पता चला? ब्लैक जेत्सु ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया। ये लड़का आम नहीं है। सास्के मुस्कुराया। जानना है? बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये सुनते ही ओबिटो की आंखों में खून उतर आया। आज यहीं पर तेरा काम तमाम कर दूंगा, वो चिल्लाते हुए फायर स्टाइल ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस छोड़ देता है। सास्के तनिक भी नहीं घबराता। हाथ जोड़कर फायर स्टाइल बुलेट ब्लेज चला देता है। दोनों की आग आपस में टकराती है और देखते ही देखते पूरा आसमान जल उठता है। ओबिटो चौंक गया। ये मेरी आग के बराबर कैसे टिक गया? तभी भी वो रुका नहीं। आग को बरकरार रखते हुए उसने कामुई से लगातार विशाल शुरिकेन बरसाने शुरू कर दिए। सास्के ने तुरंत पीछे सुसानो की कंकाल रूप वाली ढाल खड़ी कर दी। सुसानो को देखकर ओबिटो की आंखों में चमक आ गई। इटाची के जिंदा रहते हुए भी ये मांगेक्यो एक्टिवेट कर चुका है। इसका आखिर सफर क्या रहा है? अचानक उसने आग रोक दी और सीधा हमला करने की तरफ बढ़ गया। उचिया खून होने के नाते उसे अच्छी तरह पता था सुसानो की कमजोरी उसका अंदरूनी हिस्सा होता है। कामुई का फेज मोड एक्टिवेट करके वो सुसानो के भीतर घुस गया, लेकिन सास्के अब एक अनुभवी योद्धा था। उसे अच्छी तरह पता था कि ओबिटो को अटैक करने के लिए एक के लिए सॉलिड होना पड़ेगा। जैसे ही ओबिटो ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, उसी पल सास्के ने शारिंगन एक्टिव करके अमातेरासु एक्टिव किया। ओबिटो के चारों ओर अमातेरासु की दीवार बन गई। क्योंकि वो अमातेरासु उस पर असर न करे, इसलिए ओबिटो ने मजबूरन अपनी फेज मोड जारी रखी। उसका शरीर सास्के के बिल्कुल पास से निकल गया, जैसे उसके गाल के आर पार हो रहा हो। ओबिटो थोड़ा हैरान था। ये चाहे निंजुत्सु हो या रिएक्शन स्पीड, हर मामले में ये इतना तेज कब हो गया? उसे अनायास ही उस पुराने समय के शिनोबी वॉरलॉर्ड की याद आ गई। अब तो साफ था कि सास्के उसकी पूरी क्षमताओं को समझ चुका है। ओबिटो को एहसास हुआ कि ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा, और ऊपर से बगल में खड़ा इटाची जो कभी भी अटैक कर सकता था। रणनीतिक सोच रखने वाला ओबिटो तुरंत पीछे हटने का फैसला करता है। उसने कड़वे अंदाज में कहा, इस बार मान लेता हूँ कि बांजी तेरी रही, लेकिन अगली बार नहीं हारूंगा। इतना कहकर उसने कामुई एक्टिवेट किया और मौके से गायब हो गया। सास्के ने उसे रोका नहीं, क्योंकि नारुतो की प्लानिंग में आगे चलकर ओबिटो भी उनकी एक अहम ताकत बनने वाला था। इसके बाद सास्के और इटाची वापस ओरिचिमारू के बेस पहुंचे। ओरिचिमारू ने जैसे ही इटाची को देखा, अपनी सांप वाली स्माइल लिए बिना नहीं रह सका। आखिर कभी ये वही शख्स था जिसे वो पाना चाहता था। सास्के ने आगे बढ़कर ओरिचिमारू से इटाची का पूरा मेडिकल चेकअप करने की रिक्वेस्ट की और खुद बाहर आकर उसने नारुतो वाला फ्लाइंग रेजिन कुनाई हाथ में लिया। चक्रा डालते ही नारुतो वहां प्रकट हुआ और उसके साथ रस्सियों में बंधा हुआ एक व्हाइट जेत्सु भी था। सास्के ने उसे पूरी सिचुएशन बताई। इटाची, ओबिटो, सब कुछ। नारुतो ने उसकी बेचैनी महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत ले स्नेक अंकल, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। फिर उसने पीछे खड़े व्हाइट जेत्सु की तरफ इशारा किया, और मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। तभी ओरिचिमारू बाहर आया। इटाची की बीमारी इस टाइमलाइन में अभी भी लाइलाज थी, लेकिन उसके फ्यूचर वाले वर्जन ने ये मेडिकल प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर ली थी। सास्के ने राहत की सांस ली, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले ओरिचिमारू को अपनी खोई हुई दोनों बाहें वापस चाहिए थीं। व्हाइट जेत्सु को देखकर
उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अगर ये मिल गया है तो बस रीपर डेथ सील को तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए पहले शिनिगामी मास्क चाहिए था, जो कोनोहा विलेज के गहराई में उजुमाकी क्लैंस मास्क टेंपल में रखा था। पिछली बार ग्रेट निंजा वॉर के दौरान वहां घुसना बच्चों का खेल था, लेकिन अब त्सुनाडे होकागे थी और गांव की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट, इसलिए ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, वो जो कभी कोनोहा का दुश्मन नहीं माना गया, यानी नारुतो। नारुतो ने तुरंत हामी भरी और फ्लाइंग रेजिन से एक झटके में कोनोहा लौट गया। ज्यादा समय नहीं लगा, वो सीधे उस कमरे तक पहुंच गया और शिनिगामी मास्क उठा लाया, फिर वापस उसी स्पॉट पर फ्लाइंग रेजिन से लौट आया। पिछली बार वो ये सीन मिस कर चुका था, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ओरोचिमारू ये कैसे करेगा। ओरोचिमारू ने गहरी सांस ली और मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। एक झटके में चक्रा स्टॉर्म उठा और उसकी खोई हुई दोनों बाहों के स्पिरिट के साथ 4 और सील्ड सोल्स भी आजाद हो गए। ये चारों असल में होकागे की आत्माएं थीं। सबने मिलकर उस जेत्सु के मुंह को पूरी तरह खोल दिया और ओरोचिमारू का असली शरीर तुरंत अंदर घुस गया। आखिरकार उसने वो दोनों हाथ वापस पा लिए जिनका वो सालों से सपना देख रहा था। सफल होते ही उसने सबसे पहला काम किया, उसने सास्के की गर्दन पर लगी हेवन कर्स मार्क को हटा दिया। उस वक्त नारुतो चुपचाप खड़ा देख रहा था। जैसे ही ओरोचिमारू के हाथों के साथ चारों आत्माएं मुक्त हुईं। वो अपने पिता को देखने की चाहत तो रखता था, लेकिन अभी उन्हें बुलाने का सही समय नहीं था। उसने एक पेन और स्क्रॉल निकाला, तेजी से लिखते हुए विंड चाइम सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसने चारों आत्माओं को अस्थायी तौर पर उसी स्क्रॉल में सील कर दिया और फिर वो स्क्रॉल ओरोचिमारू को थमा दिया। जब जरूरत होगी तब रिएनिमेशन के जरिए उन्हें वापस बुलाया जाएगा। इस समय ओबिटो की प्लानिंग फेल होती दिख रही थी और नारुतो को महसूस हो चुका था कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। इसलिए उसने सास्के और बाकी सबको सतर्क रहने की चेतावनी दी और फौरन कोनोहा वापस लौट गया। गांव पहुंचने के बाद उसे त्सुनादे के ऑफिस बुलाया गया। वहां जिराया और त्सुनादे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जिराया से सब सच जानने के बाद भले ही त्सुनादे के पास 100 उपचार शक्तियां हों, लेकिन उसके चेहरे पर भी दुख का असर साफ दिख रहा था। नारुतो ने माफी मांगी कि उसने जानबूझकर सच नहीं छिपाया, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसके बोलने से पहले ही त्सुनादे ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ा उदास होकर उसने कहा, सच में तुम्हारा हर जन्म इतना बेचैन करने वाला क्यों होता है? नारुतो वही लड़का था जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था, वही जिसने उसके भाई और प्रेमी का सपना आगे बढ़ाया। जब उसे पता चला कि सामने खड़ा ये शख्स इतना दर्दनाक भविष्य झेल चुका है तो त्सुनादे का दिल पिघल गया। उसने भरोसा दिलाया, वो और जिराया दोनों कोनोहा में पूरी ताकत से नारुतो का साथ देंगे। नारुतो सच में बहुत भावुक हो गया। थोड़ी बातचीत के बाद त्सुनादे ने पूछा, आगे का प्लान क्या है? नारुतो का जवाब साफ था, अब वो खुद अकात्सुकी पर हमला करेगा। त्सुनादे से विदा लेकर वो सीधे किरिगाकुरे मिस्टर विलेज की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान ओबिटो के बेस में उसकी पूरी प्लानिंग अचानक बहुत ताकतवर बने सास्के ने तहस नहस कर दी थी। देदारा से उसे यह भी पता चला था कि नारुतो की शक्ति भी कम नहीं आंकी जा सकती। इतनी सारी चीजें जुड़ने के बाद ओबिटो को मजबूरन खुद को तैयार करना पड़ा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, वो कोनोहा जाकर वो सब वापस लेगा जो कभी उसका था। बस एक बार मून्स आई प्लान शुरू हो जाए, वो इस बोरिंग और सड़े हुए दुनिया का अंत कर देगा। कुछ देर बाद एक काला भंवर अचानक काकाशी के पीछे प्रकट हुआ। काकाशी ने बिजली की रफ्तार से रिएक्ट किया, तुरंत चिदोरी चलाकर पीछे वार किया, लेकिन उसका अटैक उस नकाब वाले आदमी के शरीर से आर पार निकल गया। वो फौरन पीछे हट गया और जैसे ही उसने आग के बादल वाले चोगे को पहचाना, उसने आंख पर बंधा पैच उतारा और कामुई एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन उसका कामुई वार्प फील्ड पल भर में कैंसिल कर दिया गया। ओबिटो ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, ऐसी तकनीक का मुझ पर कोई असर नहीं। फिर उसने हाथ उठाकर अपना मुखौटा हटाया और असली चेहरा सामने आ गया। काकाशी वहीं के वहीं सुन्न खड़ा रह गया, जैसे बिजली गिर गई हो। मौका पाते ही ओबिटो ने एक छलांग लगाई और सीधा उसका शारिंगन निकाल लिया, लेकिन काकाशी अब अपनी आंख की परवाह नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ओबिटो से पूछा, जब तुम जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए? ओबिटो ने कुछ सेकंड चुप रहकर पीठ फेरते हुए कहा, ये दुनिया नकली है। तुम जो ऋण की हिफाजत नहीं कर पाए, या मिनाटो सेंसेई जो समय पर नहीं पहुंच पाए, आखिर में सब एक जैसे ही हैं। जब मैं ये दुनिया छोड़कर सच्चे सपनों की दुनिया बनाऊंगा तब हम फिर मिलेंगे। वहां सिर्फ मिनाटो सेंसेई ही नहीं, ऋण भी होगी। इतना कहकर ओबिटो ने कामुई से कोनोहा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक चिदोरी शार्प स्पीयर सीधे उसके शरीर को भेदती हुई निकल गई। आया था सास्के। ओबिटो ने तुरंत खुद को अमूर्त फेस कर लिया, लेकिन इसका मतलब था वह कुछ देर के लिए अपनी अब्जॉर्प्शन क्षमता नहीं चला सकता। काकाशी ने चौंक कर देखा, सास्के, क्योंकि उस समय तक सास्के की पहचान एक भगोड़े और ओरोचिमारू के साथी की थी। असल में नारुतो जब किरिगाकुरे निकला था तभी उसने सास्के को कोनोहा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। ओबिटो ने सास्के को देखा, फिर अपना मुखौटा उतारा और अभी लिया हुआ शारिंगन दूसरी आंख में लगा लिया। हाशिरामा की कोशिकाएं होने के कारण अब वह दोनों कामुई एक साथ यूज कर सकता था। सास्के ने यह देखा और सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। अब बात सच में मुश्किल हो गई, लेकिन अब उसके अंदर भी हाशिरामा के सेल्स थे, जिससे उसकी चक्रा क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर
जुत्सु किया और 5 वुड क्लोन बनाए। एक वुड क्लोन ने काकाशी को दूर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बाकी 4 क्लोन ने आधा सुसानो फॉर्म एक्टिवेट किया और तीर कमान चढ़ाकर ओबिटो की तरफ निशाना साध लिया। ओबिटो तुरंत समझ गया कि सास्के क्या करना चाहता है। भले ही उसकी कामुई अटैक सीधे डायमेंशन में ले जा सकती है, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। टेक्निक एक्टिवेट करते वक्त उसे कुछ पल के लिए फिजिकल होना पड़ता था। अगर उसने अभी सास्के पर कामुई चलाई तो उसी समय चारों सुसानो एरो सीधे उसे चीर देंगे। एक जूनियर से इतनी खतरनाक धमकी महसूस कर ओबिटो ने गुस्से में सीधे सास्के के असली शरीर पर हमला बोला। देखते हैं तेरा सुसानो एरो तेज है या मेरी डुअल कामुई। जैसे ही दोनों आमने सामने पहुंचे, ओबिटो ने हाथ बढ़ाकर उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक वुड क्लोन ने सुसानो एरो दाग दिया। उसकी रफ्तार ओबिटो की उम्मीद से कई गुना तेज थी। 2 जन्म झेल चुका सास्के हेवनली कर्स ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल में माहिर हो चुका था। दोनों की चालें क्रॉस हुई, लेकिन ओबिटो तुरंत पलटा और कामुई से सास्के के सिर को लॉक कर लिया। मगर उसी पल दूसरे वुड क्लोन ने एक और सुसानो एरो सीधा उसकी तरफ दाग दिया। ओबिटो सास्के के साथ मरना नहीं चाहता था। उसे अपनी जुत्सु रोकनी पड़ी और फिर से फेज मोड में चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि सास्के उसकी प्रेडिक्शन को पहले ही पढ़ चुका था, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आया, अगर इस लड़के को और बढ़ने दिया तो वो मून्स आई प्लान का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उसके हथेली में अजीब सा पसीना निकल आया, लेकिन ठीक उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओबिटो बुदबुदाया, अरे बारिश है। फिर मुस्कुराया, मैं उचिहा ओबिटो कैसे किसी बच्चे के डर से पसीना बहा सकता हूँ। तो बस यहीं तक था पार्ट 4 गाइस। मैं 20 मिनट की वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन सी वीडियो चाहिए, मदारा रिटर्न्स की या नारुतो और सास्के रिटर्न्स की। मैं इसका एक पोस्ट डालूंगा जिस पर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही सीरीज अगली आएगी। लेकिन इसके बदले आप लोगों को मुझे हाई पॉइंट्स की लिस्ट में टॉप 100 तक पहुंचाना होगा। हाई पॉइंट्स दिए बिना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं सीधा 20 मिनट वाली वीडियो में।